हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं विश करता हूँ कि आप सब अच्छे रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके लिए कल ये वीडियो डालने वाला था, आने वाले कल टुमारो के लिए वीडियो डालने वाला था, पर मुझसे वेट नहीं हुआ कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं कोर्स प्रोवाइड करना चाह रहा था। तो जैसे ही मेरा काम फिनिश हुआ एडिटिंग वगैरह का और सबका, तो आपके लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। तो हमारे सबसे पहला टॉपिक जो हम CUT PG के लिए कवर करेंगे वो है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यही टॉपिक मैंने क्यों लिया सबसे पहले, उसके कुछ रीजंस हैं, बताता हूँ मैं आपको। आप जैसे देख सकते हैं कि सिलेबस फोर्स लाइफ साइंसेस का जो भी है उसमें एक टॉपिक है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, क्रोमेटिन टाइप, सेंट्रोमियर, टेलोमियर एंड कंसेप्ट ऑफ जीन। एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ये कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितना भी कुछ आप आगे पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायो, इन सब में इसका यूजेस है। तो ये देखते हुए कि मैंने भी स्टार्टिंग से इसी से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक सीक्वेंस से ही पढ़े जो कि अच्छा रहे आपको समझने के लिए। और काफी अच्छा टॉपिक्स है, काफी बेसिक टॉपिक्स है, कुछ चीजों के बारे में आपको पता भी होगा, जो चीजों के बारे में नहीं पता होगा उसके लिए आपके लिए मैं बैठा हूँ इधर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो क्रोमेटिन एंड स्ट्रक्चर आपके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप बुक जो प्रेफरेंस कर सकते हैं वो है पाथ फाइंडर का 8th एडिशन। काफी अच्छी बुक्स है, काफी अच्छी तरह से ये टॉपिक उसमें दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास अपनी BSc की भी बुक्स हैं उसमें भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं तो आप उधर से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एज क्योंकि पाथ फाइंडर एक कॉम्पिटिटिव वे से बुक लिखी गई है तो इसमें तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक की है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे होती है। पहली बात, क्रोमोसोम मिलते कहाँ हैं, व्हाट इज क्रोमोसोम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या काम होता है, इस सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम क्या होता है, इसकी हम एक छोटा सा इसमें आपको एक डेफिनेशन में और जोड़ने जा रहा हूँ जो है क्रोमेटिन। क्या है क्रोमेटिन? ए क्रोमेटिन इज एन organized structure of DNA, deoxyribonucleic acid, and protein that is found in the nucleus of eukaryotic cell। देखिए अब एक क्रोमेटिन क्या है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब है एक अपने एक सेम वॉल्यूम में मिलेगा, कुछ अच्छे उसी स्पेस में मिलेगा। स्ट्रक्चर है किसका, लेकिन वो किसका है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? DNA। तो जो DNA होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलने का भी एक वे है। इसको ऐसा ही क्यों बोला जाता है? हम कोई भी टर्म देते हैं इन साइंस वो ऐसी ही नहीं होती, उस टर्म के पीछे बहुत सारा रीजंस होता है कि उस टर्म को ऐसा ही क्यों बोला गया। तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का डी अटैच होना किसी एक पोजीशन पे थे। राइबोन्यूक्लिक एसिड के 5th पोजीशन पे से अगर हम ऑक्सीजन निकाल दें तो वो बन जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोटीन, प्रोटीन का आपको पता ही है, मेकअप ऑफ अमीनो एसिड से हमारी प्रोटीन्स बनती है। तो इन दोनों का जो मिक्सअप बनाता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसके पीछे भी एक रीजन है कि न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ही यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हम पहले यूकैरियोटिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली अदर टीचर्स क्या करते हैं कि वो स्टार्ट कर देते हैं प्रोकैरियोटिक से, तो बच्चे को समझने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाते। मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल से, क्या आप यूकैरियोटिक को पहले अच्छे से समझ लें। ऑल लिविंग सेल, जितनी भी हमारे पास लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स इन द टर्म ऑफ बैक्टीरिया, ये वाला नहीं, हमारी टर्म की लिविंग सेल है, हम ह्यूमन के अंदर लिविंग सेल है, तो कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल होती कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल का एक जनरल सा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल मिलता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये, जनरली सबको नहीं पता होता है। तो न्यूक्लियर एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये एक
पेरिफल भी प्रेजेंट हो सकता है, सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, इन एनी पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन द कि सेल कौन सा है, आपको न्यूक्लियस कहीं पे भी देखने को मिल जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में 2 से 1 से ज्यादा भी न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, उसको मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जनरली हम पैरामीशियम में देखते हैं। ठीक है, तो हम क्रोमेटिन पे आते हैं। तो क्रोमेटिन क्या है? एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है और प्रोटीन का फाउंड करता है। किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। गॉट इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रोमोजोम जो अपना वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, क्यों इसको क्रोमोजोम ही बोला गया, क्यों अदर टर्म इसको नहीं दी गई। तो जो क्रोमोजोम वर्ड है ये ग्रीक से आया हुआ वर्ड है। इनको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम, क्रोमो को बोलते हैं कलर और सोमो को बोलते हैं हम बॉडी। गॉट इट। तो जो कलर्ड बॉडी होती है, जो कलर्ड बॉडी होती है जिसको हम कलर कर सकते हैं या स्टेन कर सकते हैं इन न्यूक्लियस, हम सभी चीजों को इन न्यूक्लियस स्टेन कर सकते हैं जनरली, पर साइंस है तो एक्सेप्शन तो होगी। लेकिन क्रोमोसोम क्या है? वह जो स्टेन किया जा सके, जिसको हम स्टेन कर सके, उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। इस स्टेन के बेसिस पे ही क्रोमोसोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन कि ये स्टेन कितना होता है, इन विच अमाउंट, क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यहाँ पे मैं क्रोमोसोम और क्रोमेटिन को दोनों पार्ट को ही मिक्सअप क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। डिफरेंस क्या है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में? दे आर बेसिकली द सेम स्ट्रक्चर, ये दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है। डिफरेंस इज दैट, इनमें डिफरेंस ये है, क्रोमेटिन इज लेस कंडेंस। क्रोमेटिन जो है वो लेस कंडेंस्ड है। लेस कंडेंस्ड मतलब वो उलझा हुआ ज्यादा नहीं है। लेस कंडेंस्ड, उलझा हुआ ज्यादा नहीं है, एक्सटेंडेड डीएनए है। मान लीजिए इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक रोप है। रोप को अगर हम थोड़ा थोड़ा सा ही कंडेंस करें कि कहीं कहीं से रोप मुड़ी हुई है हमारी, कहीं कहीं से खुली हुई है, वो चल रही है रोप, तो उसको हम बोलते हैं लेस कंडेंस्ड। और तो रोप को खुली गई तो वो क्या होगी? लंबी होगी एक तरह से ना, तो वो होगी एक्सटेंडेड उसकी फॉर्म। तो ऐसे ही क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन क्या है? बेसिकली सेम ही स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, लेकिन जो क्रोमेटिन होता है वो लेस कंडेंस्ड होता है और एक्सटेंडेड डीएनए होता है। वाइल क्रोमोसोम क्या होता है? ये हाईली कंडेंस्ड डीएनए होता है। हाईली कंडेंस से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जैसे आप रोप को लोगो, उसको बिल्कुल ही कंडेंस कर दो, एक ही जगह पे उसको इकट्ठी कर दो, तो क्या होगा उसका? तो वो बहुत ज्यादा, उसको हम बोलेंगे कंडेंस्ड है। गॉट इट। तो इसके ऊपर मैंने एक नोट लिखा हुआ है जहां से क्वेश्चन जनरली बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको नोट के लिए आप कॉपी पेन उठाइए। आपको पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पे मैं आपको समझा रहा हूँ नोट लिखने की जरूरत है, वहां पे आप नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पे नोट है, जैसे इन जी नोट स्टेज, इसको हम जी नोट बोलते हैं। जी जीरो नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम जी नोट स्टेज। ईच क्रोमेटिन कंटेन्स अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन कंडेंस्ड फॉर्म। इसने क्या बोला है कि जी नोट स्टेज, इसको जी नोट स्टेज जो होती है सेल की, उसको हम रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। ये आगे चलकर आप मेरे साथ सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे इसको। बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हमारी जो सेल की ग्रोथ कैसे होती है, हम कैसे ग्रो करते हैं, अलग अलग तरह की जितनी भी ग्रोथ है मैं आपको सब बताऊंगा। तो जर्नल, तो उन सेल डिवीजन को जर्नली बांटा हुआ है इंटरफेज में, जी नोट, जी1, एम फेज में। तो ऐसे बांटा हुआ है उसमें, उसकी एक स्टेज है जी नोट स्टेज, जिसको हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। तो जी नोट स्टेज में जो अपना क्रोमेटिन होता है वो कैसा होता है? सिंगल होता है, मतलब एक ही चेन होगी उसकी, और डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल डबल स्ट्रैंडेड इन कंडेंस्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आगे एक और नोट है, इन जी नोट एंड इंटरफेज, ये भी सेल डिवीजन का ही पार्ट है। स्टेजेस ऑफ क्या है? सेल डिवीजन। क्रोमेटिन रिमेन डीकंडेंस्ड। क्रोमेटिन क्या होंगे? डीकंडेंस्ड, मतलब कि वो ज्यादा ही एक दूसरे के आसपास नहीं रहेंगे, एक लंबी सी वो चेन बना लेंगे। चेन ऐसी भी नहीं कि वो बिल्कुल ही सीधी स्ट्रेट से, कहीं कहीं पे आपको लूप उसमें दिखेगी, कहीं पे आपको उसमें कंडेंस फॉर्म में दिखेगा, है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगता है देखने में भी। अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप इसको देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपके टीचर्स ने आपको दिखाई होगी, मजा आता है इस चीज को देखने के लिए। तो वैसे ही हम बोलते रहते हैं कि
बायोलॉजी को हम देख नहीं सकते एक्चुअली। बायोलॉजी को जैसा हम दे सकते हैं ऐसे हम किसी चीज को नहीं दे सकते। बायोलॉजी इज सो मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड जूलॉजी इज फार मोर बेटर। सो क्रोमेटिन दो टाइप का होता है, एज मैंने आपको बताया था। क्रोमोजोम का ही मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो जो स्टेनिंग वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। लेकिन क्रोमोजोम को भी हम दो आगे चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। क्रोमोजोम को भी हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। दो चीजों में नहीं, क्रोमोजोम के हम दो पार्ट बोल सकते हैं। तो क्रोमोजोम के दो पार्ट कौन से होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का क्या होता है, ये लाइटली स्टेन होता है। लाइटली स्टेन मतलब इसके ऊपर आप जब हम स्टेनिंग करेंगे तो ये ज्यादा स्टेन नहीं होगा, ये कम स्टेन होगा। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, डार्कली स्टेन्ड होता है। अगर हम एक डीएनए का एक पार्ट निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डीएनए यूक्रोमेटिन का बना है या हेट्रोक्रोमेटिन का बना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए मेकअप ऑफ यूक्रोमेटिन और कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए मेकअप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये पहला हमारा यूक्रोमेटिन है, ये लेस कंडेंस्ड है। लेस कंडेंस है तो मतलब बेसिक इजी है। इजी मतलब इजी फॉर ट्रांसक्रिप्शनल। ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ में मेरा क्या मतलब है, रेप्लिकेशन करवाना, डीएनए की रेप्लिकेशन करवाना। व्हाट डू यू मीन बाय द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से मतलब है एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना देना। तो यूक्रोमेटिन क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, एक्टिव है। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, ये कंडेंस्ड है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में ऑफ कोर्स ही हेल्प करता है, पर ये जनरली क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिव होता है। मतलब कि ये ट्रांसक्रिप्शन में हमारी हेल्प नहीं करता है। तो जो हमारा कोडिंग रीजन वगैरह फाल करेंगे वो किस में फाल करेंगे, यूक्रोमेटिन में फाल करेंगे। ओके, तो आगे हम स्लाइड पे चलते हैं अपने पे। यू गॉट इट। अगर आपको किसी को भी इस चीज में डाउट हो देन नो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। पर इससे आगे क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में से नहीं बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपने इतना कर लिया, ये फार फार बहुत अच्छा है। मतलब इससे आगे कुछ आपको कुछ करने की मदद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक पार्ट करते हैं छोटा सा इसमें, MAR बोलते हैं इसको। ये जनरली पूछा जाता है CSIR नेट और गेट में। लेकिन अब CUT का क्योंकि लेवल बढ़ने वाला है नेक्स्ट ईयर से, अभी तो CUT PG पहले बार हुआ था, तो अब CUT PG का थोड़ा सा लेवल ये लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम उस चीज में कुछ चांस नहीं लेंगे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी आपको जरूरत होगी मैं आपको देता रहूंगा वो साथ साथ में। तो मैट्रिक, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन। इसको आप प्लीज अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसकी फाइल का लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकोगे। तो क्या होता है कि जैसे ही हम न्यूक्लियस का एक सेक्शन लेते हैं, ये न्यूक्लियस का एक सेक्शन है, सेल का ही एक सेक्शन है जिसमें न्यूक्लियर की अपनी मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। ये डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो आपका रीजन है इसको बोलती ये है क्रोमेटीन। क्या बोलती हैं इसको, क्रोमेटीन। तो मैंने आपको बताया था ना, ये अपना लाइटली स्टेन है, ये होता है यूक्रोमेटीन। और जो आपको यहाँ पे डार्कली स्टेन दिख रहा है, ये वाला रीजन जो डार्कली स्टेन दिख रहा है, ये होता है हेट्रोक्रोमेटीन, ठीक है। इसका हेट्रोक्रोमेटीन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इंटरनल क्रोमेटीन। तो कौन सा है बताया हुआ है ना, यूक्रोमेटीन, ठीक है। तो अब कुछ पार्ट ऑफ डीएनए, कुछ पार्ट क्या होता है डीएनए का, वो अटैच हो जाता है किसके साथ में, न्यूक्लियर लेमिना। लेमिना या हम क्या क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन को बोलते हैं। तो न्यूक्लियर लेमिना के साथ कुछ पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऐड हो जाता है। और वो भी कितने सीक्वेंस ऐड हो जाते हैं हम उसको बोल सकते हैं, उसका साइज होता है वो 150 to 200 बेस पेयर्स। 150 to 200 base pair attached to the nuclear matrix are called MAR, matrix associated region। तो MAR के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते होंगे कि कैसे हम एक MAR रीजन्स को बता सकते हैं कि MR ही रीजन है। तो उसकी जनरल सी हम बता सकते हैं कि जो उसका 70% पोर्शन है, जो इसका 70% पोर्शन होगा, जैसे ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, वो क्या होगा, वो 80 रीच होगा। 80 मतलब क्या, एडनोसिन और थायामीन रीच होगा। क्या कौन सा रीच होगा, एडनोसिन एंड थायामीन रीच होगा। तो
एडेनोसिन और थायमिन रिच होगा और जीन पुअर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय जीन पुअर? इधर क्या बोल रखा है? तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि MAR की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, सो क्या MAR है जो अपना, वो जीन सिंथेसिस कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा? तो हमारा क्या होगा, ये जरूर प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा, पर एज कंपेयर टू अदर्स, जैसे यूक्रोमेटिन का रीजन है तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम कर पाएगा। तो इधर जीन का काम ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना या अमाइनो एसिड सिंथेसिस करना। अमाइनो एसिड से ही तो हमारे प्रोटीन बनते हैं आगे जाके ना। तो ये कुछ था हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। काफी जगह पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन, और ये बुक में दिया हुआ है, ये आपको पाथफाइंडर की बुक में मिलेगा। एक्चुअली मैंने भी पहले पढ़ा था तो मैंने इसलिए इसके ऊपर हाईलाइट वगैरह की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट था इसको पढ़ना, तो इसके ऊपर हाईलाइट की हुई है मैंने। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। क्रोमेटिन टाइप कौन कौन से होते हैं? क्रोमेटिन टाइप मैंने आपको बता दिया, लास्ट स्लाइड में ही बताया था, अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से होते हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन नेम्ड एज यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में से यूक्रोमेटिन के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यूक्रोमेटिन जो होता है ये क्या होता है? लाइट स्टेनिंग होता है, मतलब लाइटली स्टेन्ड होता है। अगर आप इसको स्टेन करेंगे, हमारी लैब में हम किसी भी चीज को देखने से पहले स्टेन करते हैं, किसी डाई से हम स्टेन करते हैं। तो उस स्टेनिंग के लिए ही बोला गया है कि अगर इसको आप स्टेन करोगे यूक्रोमेटिन को, तो कैसा स्टेन होगा? लाइट स्टेन होगा। लाइट स्टेन होगा, लेस कंडेंस्ड होगा, और ये रीजन जो होगा ये तो होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो हम इसको पहचान सकते हैं। यूक्रोमेटिन करता क्या है, मतलब फंक्शन क्या है यूक्रोमेटिन का? ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, ये बहुत ही रीजन ये हाईली एक्टिव रहेगा। एंड कंटेन प्रोटीन कोडिंग जीन। प्रोटीन को कोड करने के लिए जीन जो होंगे वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूक्रोमेटिन में वो हमारे प्रेजेंट होंगे। ये पहला पार्ट हो गया आपका यूक्रोमेटिन का। देन हम चलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन पे। यूक्रोमेटिन में ऐसा कुछ ज्यादा जानने के लिए था नहीं, ये इसका जानने के लिए था। जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई क्वेश्चन उठेगा वो आपको इधर से ही पूछ लेगा। जनरली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यूक्रोमेटिन लाइट स्टेनिंग होता है और लेस कंडेंस होता है। वो आपको पूछ लेगा कि जो प्रोटीन कोडिंग जीन है वो मैक्सिमम किस में प्रेजेंट होंगे, हेटेरोक्रोमेटिन में और यूक्रोमेटिन में। तो आपने पढ़ा होगा तो आप जनरली तभी आंसर कर दोगे कि हमने तो पढ़ा है। ये कहाँ पे? मेरी वाली स्लाइड पे। तो कहाँ पे पढ़ा है आपने? मेरी वाली स्लाइड पे। और आपको मिल जाएगी प्रोटीन कोडिंग जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूक्रोमेटिन में। देन हम आते हैं हेटेरोक्रोमेटिन में। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द हेटेरोक्रोमेटिन? तो हेटेरोक्रोमेटिन हमने बताया था, किसी को चीज को हम डाई करते हैं तभी हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देख पाते हैं। अगर हम बिल्कुल ही माइक्रो की बात करें तो उसके लिए हमारी स्टेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि हमें उसका एक एक कैरेक्टरिस्टिक हमें दिख जाए। तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? हेटेरोक्रोमेटिन जो डार्कली स्टेन्ड होगा ऑफ क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन के ही रीजन है दोनों। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन ये क्रोमेटिन ही है, उसके छोटे छोटे एक पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा? डार्कली स्टेन रीजन ऑफ क्रोमेटिन दैट रिमेन कंडेंस्ड। ये बहुत ही कंडेंस्ड होगा। मान लीजिए कि ना धागा उलझ के पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम हेटेरोक्रोमेटिन। धागा उलझा हुआ है बहुत ज्यादा, तो कैसा दिखेगा? वो हेटेरोक्रोमेटिन जैसा दिखेगा। इसको हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन को ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? वी ऑब्जर्व इट ड्यूरिंग द इंटरफेज। इंटरफेज भी क्या है? एक सेल डिवीजन का पार्ट है। दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब इसके ऊपर जीन जो प्रोटीन के जो कोड होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हेल्प नहीं करता है ट्रांसक्रिप्शन में इतना ज्यादा। तो ये किस चीज में हेल्प करता है? प्रेजेंट ही क्यों है? ये सवाल आपके मन में ये भी आया होगा ना कि इसका अगर कुछ काम ही नहीं है तो इसको रखा क्यों गया है? ये एज ए वेस्ट हम क्यों नहीं बोलते इसको? हेटेरोक्रोमेटिन एक्चुअली डीएनए की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो इसलिए इसका काम होता है डीएनए की स्ट्रक्चर मेंटेन रखना। अगर ये हाईली कंडेंस्ड डिवीजन ना हो तो डीएनए में भी टूट सकता है बेस में से, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एट जीन लेवल ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। ये जितने मैंने डिफरेंस बताए ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक के बेसिक पे। जो इजी क्वेश्चन बनेंगे इन
ऊपर वाले 3-4 पॉइंट से बन जाएंगे। अब आते हैं हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जैसे कि मान लीजिए कि CUT-PG का लेवल हार्ड चला गया है कि आपके पास हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। गेट लेवल के एग्जाम डाल दिए तो गेट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन डाल दिए, या CSIR नेट के लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन डाल दिए, तो वो कौन कौन से होते हैं वो पूछेंगे जीन लेवल पे। ठीक है, तो जीन लेवल पे क्या होता है कि यूक्रोमेटिन रीजन हैव एन ओपन accessible chromatin structure characterized by histone acylation and methylation। ये जो दो रीजन है S3K4 एंड S3K79, ये क्या है? व्हाट आर द रीजन? ये रीजन है क्या? तो ये दो रीजन है, ये प्रोटीन के ही दो रीजन है S3K4 एंड S3K79। तो हम इसको यूक्रोमेटिन को कैसे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं? हो सकता है कि लैब असिस्टेंट से कोई गलती हो जाए, वो दोनों को ज्यादा स्टेन कर दे, हमें ज्यादा फर्क कोई देखने को ना मिले, तो हम बाद में क्या करते हैं? तो हम बाद में प्रोटीन को पहचानने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। तो टेक्निक्स यूज करते हैं तो उसमें हम कौन सी प्रोटीन डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? S3K4 और S3K79। बाई हिस्टोन भी एक प्रोटीन है। हिस्टोन क्या करती है? बाउंड करती है क्रोमोसोम को। आपने सुना होगा H1A, H2B, ये सारी हिस्टोन प्रोटीन है। H1, H2, H3, तो ये हिस्टोन की है। एसाइलेशन और मिथाइलेशन क्या होती है? मिथाइलेशन होती है कि मिथाइल ग्रुप का ऐड हो जाना। मिथाइल ग्रुप का ऐड हो जाना उसको बोलते हैं मिथाइलेशन। तो हेटेरोक्रोमेटिन रीजन क्या होते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन रीजन एट मोलिकुलर लेवल अगर हम उसके कैरेक्टराइज करने हैं, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन आर मार्क्ड विद डीएसाइलेशन एंड मिथाइलेशन एट कौन कौन से जीन पे? इसमें S3K9। वो यूक्रोमेटिन में कौन सा था? S3K4। इधर कौन सा मिलेगा? S3K9। तो ये क्या करता है S3K9? विच सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर HP1 हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन 1 बाइंडिंग, जो इनको बाइंड रखती है, क्रोमेटिन को बाइंड रखती है, उसके लिए क्या करता है? ये एज ए प्लेटफॉर्म काम करता है। मैंने आपको एक पिक्चर्स भी इसके नीचे शेयर की हुई है जो डिफरेंस बता रही है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में। तो जो देख रहे हो ना, लाइटली स्टेन रीजन है वो यूक्रोमेटिन है, और इधर भी डार्कली मतलब लाइटली स्टेन रीजन है वो भी यूक्रोमेटिन है। बीच में देखो आप ना, बीच में क्या है? डार्कली स्टेन है, तो इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी नई टर्म आ गई कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, तो उसके बारे में अगली वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट डू मीन बाय कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन? तो हेटेरोक्रोमेटिन के भी काफी सारे टाइप होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन के भी काफी सारे टाइप होते हैं, जो फर्दर इन जो मैंने दो बताए हुए हैं आपको, कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, तो ये दोनों जो होते हैं इनके आगे भी काफी सारे सब पार्ट होते हैं, लेकिन एट CUT-PG लेवल आपको कोई ये नहीं पूछेगा। तो कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं? ये होंगे कि रिमेन कंडेंस डीपली स्टेन्ड, कंडेंस रहेंगे, डीपली स्टेन रहेंगे इन जी नोट स्टेज। किसमें? जी नोट सेल रेस्टिंग स्टेज, मेड अप ऑफ हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस दैट प्ले अ स्ट्रक्चरल रोल। मैंने आपको बताया था ना कि हेटेरोक्रोमेटिन का क्या रोल होता है? स्ट्रक्चरल रोल। तो उसमें भी कौन स्ट्रक्चरल रोल ज्यादा प्रोवाइड करवाता है? कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो इनको पहचानने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि ये हाईली रिपीटेटिव होंगे, बार 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 रिपीट करेंगे, जैसे ATG 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 ATG, ऐसी ये लंबी सी लेंथ बनाएंगे जिसमें बार बार आपको रिपीट करेंगे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट फाउंड एट टेलोमेरिक रीजन एज वेल एज डिफरेंट लोकाई अमंग द क्रोमोसोम। लोकाई क्या होते हैं? लोकाई होते हैं कोई भी पोजीशन जहां हमारे क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोकाई। क्या बोलते हैं उसको हम? लोकाई। तो टेलोमेरिक रीजन क्या होते हैं? टेलोमेरिक रीजन होते हैं हमारे क्रोमोसोम का जो एंड होगा ना, टेलो का मतलब ही होता है एंड। टेलो का मतलब क्या होता है? एंड। तो जो हमारी क्रोमोसोम की टेल होगी उसको बोलेंगे हम टेलोमेरिक रीजन। टेलोमेर्स में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। टेलोमेर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो टेलोमर, सेंट्रोमेरिक, तो इनके ऊपर ही होगी। टेलोमर और सेंट्रोमेर के ऊपर ही होगी। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम? जो कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखाए हैं ये है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन।
ये जो होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको TIFR में हेल्प करेंगे, गेट में हेल्प करेंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन CUET PG में आते हैं, काफी सारे आते हैं, हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई देम, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? परमानेंटली कंडेंस्ड होते हैं, बिल्कुल ही कंडेंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब कंडेंस है आगे कंडेंस नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं है, परमानेंटली कंडेंस रहेंगे। और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेंगे, इनका कोई रोल नहीं होगा, बिल्कुल भी 1% भी रोल नहीं होगा इनका कि ये प्रोटीन कोडिंग में हेल्प करें। कंसिस्ट ऑफ हाईली रिपीटेटिव, मैं बता चुका हूं ऊपर, ऑफ DNA एंड यूजुअली डोंट कंटेन जीन, जीन ही नहीं होंगे तो वो हेल्प कैसे करेंगे प्रोटीन कोडिंग के लिए ना। ये रेप्लिकेट कब करता है? इट रेप्लिकेट लेट इन एस फेज, एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। हाँ, इट रेप्लिकेट इन लेट इन एस फेज, ये भी एक सेल डिवीजन का पार्ट है। एंड हैज रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, तो ये हमारी इवोल्यूशन में कोई ज्यादा हेल्प नहीं करता है, क्योंकि डार्कली स्टेन्स होता है, हाईली कंडेंस होता है, तो ट्रांसक्रिप्शनल जो भी इसमें होता है वो ठीक से नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। तो किसी भी चीज को हमें ट्रांसक्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए हमारा जो डिफरेंट टाइप के हमारे एंजाइम होते हैं, जैसे हेलिकेज होता है, वो क्या करता है कि बाइंड होके उसको बिल्कुल ही स्ट्रेट कर देता है, ताकि उसके ऊपर जितने भी एंजाइम है वो अच्छे से वर्क कर सके। तो लेकिन ये तो बहुत हाईली कंडेंस्ड है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक तरह से इनएक्टिव ही रहता है। तो इनएक्टिव रहेगा तो ये एवोल्यूशन में हेल्प नहीं करेगा। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन करती क्या है? आने वाली जो भी स्पीसीज है उसको फेवरेबल बना देती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और एवोल्यूशन में पॉइंट से व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जितने हमारे अंदर चेंजेस में भी सारे चेंजेस अच्छे भी नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम जितने भी चेंजेस होते हैं वो हमें फेवर करते हैं। सेकंड हमारा आ गया हेट्रोक्रोमेटिन टाइप में, सेकंड हमारा आ गया फैकल्टिव। नाम से ही पता चलता है ना फैकल्टिव, फैकल्टिव का जहां पे भी आपको बायो में वर्ड आ गया फैकल्टिव, मतलब ये समझ लीजिए ये दोगला है, जो इसको बता रहा है। इसके आगे जो भी वर्ड, जैसे हेट्रोक्रोमेटिन जुड़ गया, हेट्रोक्रोमेटिन का हमें क्या मतलब लगा था कि हाईली कंडेंस होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लेकिन फैकल्टिव जुड़ गया ना, तो मतलब ये करेगा इधर दोगलापन, दोगलापन इन द सेंस कि ये दिखाएगा अपने आप को हेट्रोक्रोमेटिन है, लेकिन फंक्शन कुछ करेगा यूक्रोमेटिन की तरह। ठीक है, तो फैकल्टिव हेट्रोक्रोमेटिन में क्या बोलते हैं? फैकल्टिव द रीजन ऑफ यूक्रोमेटिन, जो रीजन होंगे किसके? यूक्रोमेटिन के, कन्वर्टिंग इनटू हेट्रोक्रोमेटिन। देखो, जहां पे एक होता है कि यहाँ से खत्म हो गया है यूक्रोमेटिन का रीजन, फिर स्टार्टिंग होती है हेट्रोक्रोमेटिन रीजन की, ठीक है। लेकिन जो बीच के पार्ट हो गए जहां पे हेट्रो और यूक्रोमेटिन मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम पे वहीं पे ही फैकल्टिव हेट्रोक्रोमेटिन हमको पाए जाते हैं। ठीक है, द रीजन ऑफ यूक्रोमेटिन कन्वर्टेड इनटू हेट्रोक्रोमेटिन, तो जो रीजन होता है यूक्रोमेटिन का किसमें चेंज हो गया? हेट्रोक्रोमेटिन। दस, इसलिए ही इट मे हैव पोटेंशियल फॉर जीन एक्सप्रेशन। अभी तो सर आपने बोला था कि हेट्रोक्रोमेटिन में जीन होते ही नहीं है, लेकिन ये कहां से चेंज हुआ है? ये चेंज कहां से हुआ है? ये चेंज हुआ है यूक्रोमेटिन में से, जहां पे हमारा जीन एक्सप्रेशन शो करता है, जहां पे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इसका एक सबसे मस्त सा एग्जांपल है मेमेलियन बार बॉडी। मेमेलियन बार बॉडी, लायन हाइपोथेसिस मैंने कुछ लिखा है वो बताता हूँ मैं आपको, लेकिन मेमेलियन बार बॉडी जान लीजिए। मेमेलियन बार बॉडी क्या होती है? जब फीमेल के अंदर ओवा प्रोड्यूस होता है, ओवा डिवाइड होता है, आगे आगे वो डिवाइड होता है, तो उस डिवीजन के ड्यूरिंग एक बार बॉडी बनती है। वो क्या बनती है? एक बार बॉडी बनती है। वो बार बॉडी का आज तक भी ही हमें ही कोई ज्यादा आइडिया नहीं है कि वो बार बॉडी क्या करती है, क्यों वो बार बॉडी जरूरी है। हम एज उसको अभी तक हम जो एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते आ रहे हैं +1 और +2 में, तो उसको बोल देते हैं वेस्ट, बट वो वेस्ट नहीं है, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस उसका बहुत होता है। तो इसी को देख के होते लाइन हाइपोथेसिस। दी गई लाइन ने क्या दी? अपनी हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस मतलब प्रूवन थ्योरी नहीं है, कहीं जगह एप्लीकेबल है, कहीं जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो हाइपोथेसिस का तो यही मतलब होता है। तो लाइन ने जो हाइपोथेसिस दी, उसने क्या बोला? इट स्टेट दैट रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स जीन। रैंडम इनएक्टिवेशन, रैंडम कैसे? हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में मान लेते हैं XY जीन है और फीमेल बॉडी में XX जीन है, तो उधर क्या होता है? जो फीमेल बॉडी में है, अगर हम दोनों को कंपेंसेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डोजेस कंपेंसेशन। तो अगर हम देखें, अगर हमारे में एक्स क्रोमोसोम
ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो हमारे क्या होंगे, फीमेल कैरेक्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे, फीमेल कैरेक्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे, हमारी पिच जो हाई पिच होनी स्टार्ट हो जाएगी बोलने का। तो मोर और लेस की ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे। लेकिन इसको कंपेंसेशन करने के लिए हमारा क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिवेट, वो अपने जीन एक्सप्रेस करता है लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। वैसे ही अगर हम फीमेल में देखें, जैसे कि हम उनका सेल डिवीजन हुआ, तो फीमेल में तो एक्स एंड एक्स दोनों ही रहते हैं ना, तो उनका इनएक्टिवेशन, उनका एक का इनएक्टिवेशन होना किसमें, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ही उसका इनएक्टिवेशन होना, वो बोलता है लायन हाइपोथेसिस। लायन ने यही बोला था। तो पैटर्नल और मैटरनल मैंने दोनों ही क्यों लिखा, आपने तो बोला है कि फीमेल में ही होता है पैटर्नल और मैटरनल, लेकिन और बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे मेल में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हुआ, ड्रोसोफिला में एग्जांपल। तो मेमेलियन एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट इज initiated from XIC which is located on long arm of X chromosome। तो XIC क्या है, ये एक जीन का नाम है। क्या है, एक जीन का नाम है जो किसमें प्रेजेंट होता है, लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जीन XIST एंड TSIX प्ले रोल इन एक्स इनएक्टिवेशन। तो ये दो जीन होते हैं, XIST एंड TSIX। तो ये दोनों ही जीन इनएक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। और ये क्वेश्चन CUT PG 2022 में आया था कि ये कौन से जीन है कि ये दो हेल्प करते हैं। तो उन चारों ऑप्शन में ये था, और ये क्वेश्चन बहुत बंदों ने गलत किया है क्योंकि उनको पता ही नहीं था, बेसिक बुक्स में ये चीज नहीं दी होती। तो मैं जो आपको नोट करके लिखवा रहा हूँ कि नोट कर लीजिए, तो प्लीज उसको नोट करना, ऐसा करना कि आपको कभी वो भूल लेना, बार बार उस चीज को रिवाइज करना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे